जरा कल्पना कीजिए कि आप एक सुबह सोकर उठते हैं और दुनिया का सबसे अमीर, सबसे चमचमाता शहर पूरी तरह खामोश है। वो आलीशान पेंट हाउस, वो गगनचुंबी अष्टकोणीय इमारतें, सब अंधेरे में डूबी हुई हैं। सड़कों पर दौड़ने वाली महंगी लग्जरी गाड़ियां वापस यूरोप भेजी जा चुकी हैं। और जिन रईसों के दम पर दुबई को 21वीं सदी की वित्तीय राजधानी बनना था, वे भी रातों रात गायब हो चुके हैं। आज मुख्य धारा की मीडिया जिस कड़वे सच को छिपा रही है, उसका पर्दाफाश आप और मैं मिलकर करेंगे। आंकड़े बताते हैं कि अकेले साल 2024 में 6,700 से ज्यादा करोड़पति संयुक्त अरब अमीरात छोड़कर चले गए। ये कोई अफवाह या सस्ता क्लिकबेट नहीं है, बल्कि हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट का एक सत्यापित सच है। सबसे डरावनी बात यह है कि जाने वाले लोग वो नहीं हैं जो हार गए, बल्कि वे हैं जिन्होंने यहां सब कुछ जीत लिया था। बड़े बड़े उद्यमी, हेज फंड मैनेजर, रियल एस्टेट के दिग्गज और क्रिप्टो अरबपति, ये वही लोग हैं जिन्हें लुभाने के लिए दुबई ने पिछले 2 दशकों से एक सोने का पिंजरा तैयार किया था। लेकिन आज वही रईस इस पिंजरे को छोड़कर चुपचाप बाहर निकल रहे हैं। एक खोजी पत्रकार के रूप में मैं वो सवाल उठा रहा हूं जो कोई और पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आखिर ये लोग जा कहां रहे हैं? जब दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी अकूत संपत्ति समेटकर अचानक पलायन करने का फैसला करते हैं, तो आपकी अर्थव्यवस्था, आपके रियल एस्टेट बाजार और आपके खुद के वित्तीय भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा? याद रखिए, जब पैसा चलता है तो ताकत भी उसके पीछे चलती है, और जब ताकत बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। ये सिर्फ मध्य पूर्व के रियल एस्टेट की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे वैश्विक पूंजीवाद के ढहने का एक बेहद डरावना और गंभीर संकेत है। जैसे जैसे मेरी ये जांच आगे बढ़ेगी, आपको बिल्कुल साफ समझ आ जाएगा कि कैसे दुबई के इस सुनहरे सपने का टूटना सीधे आपके बैंक खाते, आपके पड़ोस और आपके रिटायरमेंट फंड को तबाह कर सकता है। इस कड़वे सच की गहराई में उतरना बेहद जरूरी है। इस गिरावट के पीछे की भयानक सच्चाई को जानने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि इस शहर का उभार कितना अकल्पनीय था। साल 1960 में दुबई फारस की खाड़ी के तट पर बसा एक बेहद छोटा और गरीब मछुआरों का गांव हुआ करता था, जिसकी आबादी महज 40,000 लोगों की थी। वहां ना तो तेल था, ना गगनचुंबी इमारतें थीं और ना ही सोने के नल थे। चारों तरफ सिर्फ तपती रेत, झुलसा देने वाली गर्मी और अंतहीन समंदर फैला था। फिर अचानक सब कुछ बदल गया जब उस समय के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने एक ऐसा क्रांतिकारी फैसला लिया जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए पलट दिया। शेख राशिद ने अपने पड़ोसी अबू धाबी को देखा, जो तेल की बेतहाशा कमाई में डूबा हुआ था, और उन्होंने एक बेहद चालाकी भरी और शानदार बात समझी कि तेल का कुआं एक दिन सूख सकता है, लेकिन वैश्विक व्यापार कभी खत्म नहीं होता। इसलिए जब अबू धाबी जमीन के नीचे पाइपलाइनें बिछा रहा था, तब दुबई समंदर के सीने पर बंदरगाह बना रहा था। साल 1979 में जेबिल अली बंदरगाह खोला गया, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह था। आज भी ये दुनिया के 10 सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है, जहां हर साल 1,40,00,000 से ज्यादा शिपिंग कंटेनरों की आवाजाही होती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद आए शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जिन्होंने सिर्फ बड़ा सोचने की जगह ऐसी योजनाएं बनाईं जो आम इंसान की सोच से परे थीं। 90 के दशक में जब इंटरनेट का नाम तक लोग ठीक से नहीं जानते थे, तब दुबई पहले से ही फ्री ट्रेड जोन तैयार कर रहा था। साल 1999 में इंटरनेट सिटी और साल 2000 में मीडिया सिटी शुरू की गई। साल 2004 में दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर खोला गया। ये सिर्फ दफ्तरों की इमारतें नहीं थीं, बल्कि ये खुद संप्रभुता के छोटे छोटे द्वीप थे। विदेशी कंपनियों को दुबई के भीतर अपनी कानूनी प्रणालियों के तहत काम करने की पूरी आज़ादी थी, जहां ना तो कोई कॉरपोरेट टैक्स था, ना कोई व्यक्तिगत आयकर था, और 100% विदेशी मालिकाना हक की छूट थी। ये एक ऐसा लालच था जिसे ठुकराना नामुमकिन था, और पूरी दुनिया ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। नतीजा ये हुआ कि साल 2000 से 2010 के बीच दुबई की जीडीपी में 230% से ज्यादा की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। साल 2008 तक तो दुनिया की लगभग 25% कंस्ट्रक्शन क्रेनें इसी अकेले शहर में दिन रात काम कर रही थीं। बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, द वर्ल्ड आइलैंड्स और बुर्ज अल अरब जैसी इमारतें सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं थे, बल्कि वे पूरी दुनिया के सामने दुबई की ताकत का ऐलान थे।
जो चीख चीख कर कह रहे थे कि अपनी दौलत और अपने सपनों को यहां ले आओ। दुबई ने अमीरों से वादा किया कि हम तुम्हारे लिए एक नया साम्राज्य खड़ा करेंगे। इसके बाद वहां अरबपतियों का तांता लग गया। न केवल अरब के अमीर, बल्कि रूस के बड़े उद्योगपति, ब्रिटेन के हेज फंड मैनेजर, भारत के बड़े उद्योगपति और चीन के तकनीकी कारोबारी अपने परिवारों के साथ वहां बसने लगे। यहां तक कि अमेरिकी क्रिप्टो संस्थापकों ने भी अपने बिजनेस वही रजिस्टर्ड करा लिए। साल 2022 तक आते आते दुबई दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा करोड़पतियों की आबादी वाले शहरों में से एक बन गया। आंकड़े हैरान करने वाले थे, क्योंकि उस साल 4000 से अधिक नए अमीर यहां आकर बस गए। पाम जुमेराह और डाउनटाउन दुबई जैसे इलाकों में संपत्ति की कीमतें केवल 2 सालों में 60% से अधिक बढ़ गईं। वन पाम में एक पेंटहाउस तो रिकॉर्ड 280 मिलियन दिरहम यानी लगभग 76 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बिका, जो मध्य पूर्व के इतिहास की सबसे महंगी आवासीय डीलों में से एक बन गई। ये एक सुनहरी दुनिया का सपना था जो अपने पूरे चरम पर था। लेकिन तभी बेहद खामोशी से और शुरुआत में लगभग अदृश्य रूप से इस मजबूत ढांचे में दरारें पड़ने लगीं। खतरे का पहला असली अलार्म फरवरी 2022 में बजा, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसके 72 घंटों के भीतर पश्चिमी देशों ने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में पहले कभी इस स्तर पर नहीं देखा गया था। उन्होंने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को एक हथियार बना लिया। रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए और अरबपतियों की संपत्तियां फ्रीज कर दी गईं। रूसी रईसों के बड़े बड़े आलीशान जहाज यूरोपीय बंदरगाहों पर जब्त कर लिए गए। उनके लंदन के बंगलों पर ताले लग गए और स्विस बैंकों के खाते पूरी तरह सील कर दिए गए। अब सवाल यह था कि वे अपनी अकूत दौलत लेकर कहां भागते। जवाब था दुबई। इस हमले के कुछ ही हफ्तों के भीतर सैकड़ों बेहद अमीर रूसी नागरिक अपनी बेहिसाब दौलत लेकर संयुक्त अरब अमीरात में शरण लेने पहुंच गए। अकेले साल 2022 की पहली तिमाही में ही दुबई के भीतर रूसी नागरिकों द्वारा की गई प्रॉपर्टी की खरीदारी में 67% से ज्यादा का उछाल आया। पूरे शहर ने लगभग रातों रात अरबों डॉलर की विदेशी पूंजी को सोख लिया। लेकिन यहीं से कहानी में एक बेहद खतरनाक और जटिल मोड़ आता है। अमेरिका की पैनी नजर इस पर थी और यूरोपीय संघ भी इसे करीब से देख रहा था। अंततः वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने इस पर संज्ञान लिया। जून 2022 में FATF ने संयुक्त अरब अमीरात को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ये उन देशों की सूची है जहां मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने की व्यवस्था बेहद कमजोर मानी जाती है। FATF की ग्रे लिस्ट में आना वैश्विक बैंकिंग जगत में एक बड़े कलंक की तरह था। अचानक दुबई के जरिए या वहां व्यापार करना बेहद मुश्किल हो गया और दुनिया भर के बैंकों ने हर छोटे बड़े लेन देन पर कड़े सवाल पूछना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन की रीढ़ माने जाने वाले कोरस्पॉन्डेंट बैंकिंग संबंध अब चुपचाप तोड़े जाने लगे थे। बड़े पश्चिमी बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने दुबई से होने वाले हर ट्रांजैक्शन पर एक अतिरिक्त रिस्क प्रीमियम वसूलना शुरू कर दिया। इस झटके से संभलने के लिए अमीरात सरकार ने आनन फानन में कड़े मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून लागू किए, कई बड़े मामलों में मुकदमे चलाए और वित्तीय पारदर्शिता को काफी बढ़ा दिया। आखिरकार फरवरी 2024 में उन्हें इस ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया, लेकिन तब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। दुनिया के अमीर वर्ग को एक साफ संदेश मिल गया था कि दुबई अब पहले की तरह बेफिक्र होकर पैसा छिपाने की जगह नहीं रह गया है। नियम बदल रहे थे और वे खरबपति जो बिना किसी रुकावट के अपनी दौलत इधर से उधर करने के आदी थे, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। इसके तुरंत बाद एक दूसरा झटका लगा जो पहले वाले से भी कहीं ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ। आइए इस चमकते चेहरे के पीछे के असल सच को गहराई से टटोलें, क्योंकि दुबई में जो कुछ हो रहा है वो कोई एक साधारण समस्या नहीं है, बल्कि 5 गंभीर ढांचागत संकट हैं जो एक साथ सामने आ रहे हैं। ये सभी मिलकर पूंजी पलायन का एक ऐसा चक्रवात बना रहे हैं जिससे बचना मुमकिन नहीं है। पहला संकट है टैक्स का जाल। दशकों तक दुबई का सबसे बड़ा आकर्षण यहां का शून्य व्यक्तिगत आयकर था, जहां आप $100 मिलियन कमाकर पूरा का पूरा अपने पास रख सकते थे। लेकिन जून 2023 में अमीरात ने अपने इतिहास में पहली बार एक संघीय कॉर्पोरेट टैक्स पेश किया, जो 3,75,000 दिरहम से अधिक के मुनाफे पर 9% तय किया गया।
9% सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन जब आप एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य चला रहे हों तो ये एक बहुत बड़ा झटका होता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह तो केवल एक शुरुआत है, जिसके आगे बढ़ने का रास्ता अब साफ हो चुका है। चूंकि अब टैक्स वसूलने की एक नई व्यवस्था लागू हो चुकी है और ऐसी व्यवस्थाओं को सरकार अपनी मर्जी से कभी भी बढ़ा सकती है। रईसों ने सिर्फ इस 9% को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने आने वाले कल के खतरे को भांप लिया, और जो तस्वीर उन्हें दिखी उसने उनके होश उड़ा दिए। दूसरा बड़ा संकट है प्रॉपर्टी का बुलबुला। दुबई का रियल एस्टेट बाजार दुनिया का सबसे अनियंत्रित बाजार रहा है, और यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण भी था। आप सिर्फ कागजों पर विला बुक करके उसे बनने से पहले ही बेच सकते थे और 18 महीनों में अपना पैसा दोगुना कर सकते थे। साल 2020 से 2023 के बीच कीमतों में ऐसी आग लगी कि पाम जुमेरा के विला 8 मिलियन दिरहम से सीधे 30 मिलियन दिरहम के पार चले गए। ईमार के अपार्टमेंट 3 गुना महंगे हो गए और दुबई हिल से लेकर बिजनेस बे तक हर जगह हाहाकार था। लेकिन अब इसकी असली कमजोरी को देखिए, जो इसकी सप्लाई साइड में छिपी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2023 से 2026 के बीच दुबई में लगभग 75,000 से 1 लाख नए घरों के बनने की उम्मीद है। निर्माण का ये काम बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। ये कोई नया काम शुरू नहीं हो रहा है, बल्कि ये वो प्रोजेक्ट हैं जो पहले से ही स्वीकृत, फंडेड और आधे बन चुके हैं। अब ये घर उस बाजार को पूरी तरह से पाटने वाले हैं जो पहले से ही जरूरत से ज्यादा भर चुका है। साल 2024 की आखिरी 2 तिमाहियों में ही पॉश इलाकों में आलीशान घरों की बिक्री में 18% से अधिक की गिरावट आई है। जुमेरा लेक टावर्स और इंटरनेशनल सिटी जैसे कभी शानदार रिटर्न देने वाले इलाकों में किराए से होने वाली कमाई लगातार घट रही है। यानी वो मुनाफा जो निवेशकों को अपनी ओर खींचता था, अब तेजी से कम हो रहा है। और जब रियल एस्टेट पैसा बनाने की मशीन नहीं रह जाता, तो बड़े निवेशक वहां से तुरंत भाग खड़े होते हैं। यहीं से शुरू होता है तीसरा बड़ा संकट, भूतिया शहरों की समस्या। ये एक ऐसा सच है जिस पर मुख्यधारा के मीडिया वाले खुलकर बात करने से बचते हैं, लेकिन ये आधुनिक दुबई की सबसे डरावनी और आंखों को चुभने वाली जमीनी हकीकत है। इंटरनेशनल सिटी, डिस्कवरी गार्डन्स, दुबई सिलिकॉन ओएसिस और जुमरा विलेज ट्रायंगल जैसी विशाल आवासीय सोसाइटियां आज पूरी तरह खाली पड़ी हैं। साल 2000 के दशक की शुरुआत में बनी इंटरनेशनल सिटी को अलग अलग देशों की थीम पर सजाया गया था, लेकिन आज यहां के कई हिस्सों में खाली घरों की तादाद 30 से 40% के बीच पहुंच चुकी है। ग्रीस क्लस्टर, चाइना क्लस्टर और रशिया क्लस्टर जैसी जगमगाती जगहें, जिन्हें कभी हजारों लोगों को बसाने के लिए बनाया गया था, आज केवल सीमेंट और कंक्रीट के बेजान खंडहर यानी भूतिया शहर की तरह दिखाई देते हैं। मेरी इस खोजी रिपोर्ट के अगले हिस्से में हम इसके पीछे छिपे और भी गहरे राज खोलेंगे। आइए आज हम और आप मिलकर उस चकाचौंध के पीछे का कड़वा सच देखें जिसे दुनिया दुबई सिलिकॉन ओएसिस के नाम से जानती है। 7.2 वर्ग किलोमीटर में फैले इस आलीशान इलाके को मिडिल ईस्ट का सिलिकॉन वैली बनाने का सपना दिखाया गया था, लेकिन आज जब मैं यहां जमीनी हकीकत देखता हूं तो बड़े हिस्से खाली पड़े हैं। जो कंपनियां यहां आईं वे कनेक्टिविटी के लिए तड़प रही हैं। दूसरी तरफ 2023 में सिंगापुर ने 3200 से ज्यादा बेहद अमीर लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। वहां फैमिली ऑफिस के आवेदनों का रिकॉर्ड टूट गया। ये वो तिजोरी है जिससे अमीर अपनी पीढ़ियों की दौलत संभालते हैं। यहां कुल संपत्ति 2017 के 50 अरब सिंगापुर डॉलर से बढ़कर 2023 तक 500 अरब डॉलर पार कर गई। 6 साल में 10 गुना बढ़त। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जवाब बहुत सीधा है। सिंगापुर वो सुरक्षा देता है जो दुबई चाहकर भी नहीं दे सकता। सदियों पुराने अंग्रेजी कानून पर टिकी कानूनी व्यवस्था, निष्पक्ष न्यायपालिका और एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम जिस पर पूरी दुनिया बिना सवाल उठाए भरोसा करती है। यहां व्यापार में कोई भेदभाव नहीं होता और दक्षिण पूर्वी एशिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं इसके बेहद करीब हैं। सबसे बड़ी बात, यहां किसी शाही तानाशाही का राजनीतिक खतरा नहीं झेलना पड़ता। अमीर लोगों की दूसरी बड़ी पसंद पुर्तगाल, माल्टा और ग्रीस के यूरोपीय यूनियन गोल्डन वीजा प्रोग्राम बन चुके हैं। मिडल ईस्ट, एशिया और यहां तक कि खुद अमेरिका के हजारों अमीर लोग भारी निवेश करके यूरोप की नागरिकता खरीद रहे हैं। पुर्तगाल का D8 वीजा हो, माल्टा का MRVP हो या ग्रीस का गोल्डन वीजा, हर जगह आवेदनों की बाढ़ आई हुई है। एक खोजी पत्रकार के तौर पर मेरे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वे चौंकाने वाले हैं। अकेले ग्रीस ने 2023 में 9,000 से ज्यादा गोल्डन वीजा आवेदनों को मंजूरी दी। आखिर क्यों?
क्योंकि आज भी यूरोपीय पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर सफर का दस्तावेज है और इस बिखरती दुनिया में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। अब तीसरे ठिकाने की बात करते हैं जो किसी भी अमेरिकी नागरिक के होश उड़ाने के लिए काफी है, और वो खुद अमेरिका है। वहां का EB-5 निवेशक वीजा प्रोग्राम विदेशी नागरिकों को कम से कम $8 लाख का निवेश करने पर पक्की नागरिकता का रास्ता देता है। वित्तीय वर्ष 2023 में खाड़ी देशों के अमीर निवेशकों ने इस वीजा के लिए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन किए हैं। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो इस बड़े खेल के अंदर छिपी हुई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। यहां पर एक ऐसा राज खुलता है जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। आप और मैं शायद ये सोचें कि ये अमीर लोग दुबई की नाकामी की वजह से भाग रहे हैं, लेकिन सच बिल्कुल अलग है। वे दुनिया के टूटते हालातों से खुद को बचाने के लिए ये दांव खेल रहे हैं। वे दुबई को छोड़ नहीं रहे, बल्कि खुद को कई देशों के कानूनों, मुद्राओं और टैक्स प्रणालियों में सुरक्षित कर रहे हैं। अब ये महा-अमीर किसी एक देश के भरोसे नहीं रहते। वे एक ही समय में 5, 6 या 7 देशों में अपनी नागरिकता का जाल बिछा रहे हैं। सिंगापुर में अपनी निजी तिजोरी यानी फैमिली ऑफिस खोलना, टैक्स बचाने के लिए दुबई का पता रखना, यूरोप में एंट्री के लिए पुर्तगाल का गोल्डन वीजा लेना और डॉलर की मजबूती के लिए अमेरिका में EB-5 निवेश करना, ये सब आपातकाल में भागने की तैयारी है। दौलत का ये नया भूगोल किसी सरहद को नहीं मानता। ये बेहद ऊंचे स्तर के बंजारापन का खेल है। पैसों का ये अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है। ये एक ही समय में दुनिया के कई महाद्वीपों के शहरों में जमीन और मकानों की कीमतों को आसमान पर पहुंचा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुबई, लंदन और हांगकांग जैसे जिन शहरों को इनका पक्का ठिकाना माना जाता था, वे अब केवल दिखावे के खाली डिब्बे बनकर रह गए हैं। यहां असली रईसों की तादाद तेजी से घट रही है। अब आम लोगों को इस बात पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अमीरों का ये मकड़जाल सीधे तौर पर हमारे शहरों को बर्बाद कर रहा है। मायामी, ऑस्टिन, नैशविल, स्कॉट्सडेल और डैलस जैसे शहर अब इस पूंजीवादी खेल के नए मोहरे बन चुके हैं, जहां कीमतें आम इंसान के बजट से बाहर हो चुकी हैं। आंकड़ों को खंगालने पर जो सच सामने आता है वो डरावना है। मियामी में साल 2020 से अब तक लग्जरी फ्लैट्स की कीमतें 70% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन चौंकिए मत, इसे खरीदने वाले अमेरिकी नहीं हैं। ये सब लैटिन अमेरिका से भाग रही दौलत, वेनेजुएला और कोलंबिया के रईसों के पलायन और खाड़ी देशों से आने वाले पैसों का नतीजा है, जो सिर्फ डॉलर में अपनी संपत्ति सुरक्षित करना चाहते हैं। इसी तरह सैन फ्रांसिस्को से ऑस्टिन की तरफ टेक और वेंचर कैपिटल का जाना कोई मामूली घरेलू बदलाव नहीं है। ये दुनिया भर के काले सफेद धन के अपना रास्ता बदलने की अंतर्राष्ट्रीय कहानी है। ग्लोबल पैसा हमेशा अमेरिकी टेक पैसे के पीछे भागता है, क्योंकि टेक कंपनियों के शेयर्स को दुनिया में सबसे आसानी से कैश कराया जा सकता है। इस खेल का नतीजा क्या निकला? शहरों के हाउसिंग मार्केट को इस तरह सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया बना दिया गया है कि आम मध्यम वर्ग पूरी तरह बेघर होने की कगार पर है। जब दुबई का कोई रईस अपनी तीसरी या चौथी प्रॉपर्टी के रूप में मायामी में आलीशान फ्लैट खरीदता है, तो वो सिर्फ एक घर नहीं छीन रहा होता, वो पूरे शहर के घरों की कीमतों को हमेशा के लिए बदल रहा होता है। और सबसे कड़वा सच जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि ये कोई हादसा नहीं है। हमारी दुनिया का मौजूदा आर्थिक ढांचा बनाया ही इसी तरह गया है, ताकि अमीरों को फायदा पहुंचे। चलिए, अब हम और आप जरा पीछे हटकर इस पूरे मंजर को ऊंचाई से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर चल क्या रहा है? दुबई ने पूंजीवाद के इतिहास का सबसे बड़ा और खतरनाक प्रयोग किया था। दुबई ने रेगिस्तान की रेत पर एक ऐसा जादुई शहर खड़ा कर दिया, जहां बिना किसी रोक टोक और बिना किसी जवाबदेही के अंधी दौलत कमाई जा सकती थी। 3 दशकों तक ये नुस्खा बहुत शानदार तरीके से काम करता रहा। लेकिन जिन ताकतों ने दुबई को बनाया, जैसे खुली अर्थव्यवस्था, टैक्स की छूट और दुनिया भर में शांति, वे अब तेजी से खत्म हो रही हैं। आज की तारीख में दुबई इन बाहरी ताकतों पर सबसे ज्यादा निर्भर है। जो रईस कभी यहां आए थे, वे दुबई से नफरत नहीं करते। वे यहां से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि दुनिया बहुत जटिल, बिखरी हुई और खतरनाक हो चुकी है। वे समझ चुके हैं कि अपनी सारी दौलत एक ही टोकरी में रखना खुदकुशी जैसा है। FATF की ग्रे लिस्ट में दुबई का नाम आने से उन्हें समझ आ गया कि कोई भी पनाहगाह हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं है।
वे भाग रहे हैं क्योंकि नए कॉरपोरेट टैक्स ने साफ कर दिया है कि खाड़ी देशों में बिना टैक्स वाली ऐश की जिंदगी अब खत्म होने वाली है। वे भाग रहे हैं क्योंकि सिर्फ 35 लाख अस्थायी आबादी वाले शहर में अगर 75,000 नए मकान बनकर तैयार हो जाएं, तो उनकी कीमतें बढ़ने के बजाय धड़ाम से गिरेंगी। ये बिल्कुल वैसा ही संकट है जैसा दुबई ने साल 2008 की मंदी में देखा था, जब कई इलाकों में मकानों के दाम 50% से ज्यादा गिर गए थे। अमीरों का ये जो नया अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार हो रहा है, ये बिना किसी देश या सीमा के चलने वाली एक ऐसी अंधी मशीन बन चुका है जो जिस भी देश में कदम रखता है, वहां के आम कामकाजी मध्यम वर्ग की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर हम और आप इस जमीनी हकीकत को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि दुबई को अपने पसीने से सींचने वाले दक्षिण एशिया के गरीब मजदूर आज ऑटोमेशन और मंदी की वजह से बेदखल किए जा रहे हैं। वहीं सिंगापुर में बाहरी दौलत की ऐसी बाढ़ आई है कि वहां के मूल निवासी अपने ही देश में घर खरीदने को तरस रहे हैं। सरकार टैक्स बढ़ाकर इसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रही है। मियामी और ऑस्टिन जैसे शहरों में साल का 80,000 से लेकर $1.5 लाख कमाने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को उनके ही बचपन के शहरों से बाहर धकेला जा रहा है। वे उन पैसों के बहाव को रोकने की कोई ताकत नहीं रखते जिस पर उनका कोई वोट नहीं चलता। ये दुबई के खाली होने का असली सच है। ये संकट सिर्फ दुबई का नहीं बल्कि हमारी पूरी सभ्यता का है। ये सच उस बेकाबू व्यवस्था का जिसने ऐसे सुपर अमीरों की फौज खड़ी कर दी है जिनका किसी देश, समाज या लोकतांत्रिक उसूलों से कोई वास्ता नहीं है। जब ये अमीर अपनी दौलत का रुख किसी नए शहर की तरफ करते हैं तो वहां के आम लोगों को महंगी बिजली, आसमान छूते किराए, भयानक महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी का नरक झेलना पड़ता है। एक आम इंसान के लिए बड़े शहर में गरिमा की जिंदगी जीने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब हमें इस बेहद गंभीर सवाल पर गहराई से सोचना होगा जो आने वाले दशक की राजनीति और समाज का भविष्य तय करेगा। आखिर किस हद तक पैसों के बहने की आजादी को इंसान की बुनियादी जरूरतों से ऊपर रखा जा सकता है? आज पैसा पलक झपकते ही एक देश से दूसरे देश पहुंच जाता है, लेकिन इंसानी आबादी इतनी आसानी से सरहदें नहीं लांघ सकती। ऐसी दुनिया जहां अमीर का पैसा एक क्लिक पर घूम जाता है, लेकिन एक आम इंसान को वीजा और पासपोर्ट की कतारों में घिसटना पड़ता है, वहां ये खाई एक दिन इस कदर गहरी हो जाएगी कि पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा। दुबई का खाली होना कोई मामूली रियल एस्टेट का किस्सा नहीं है। ये आने वाली भयानक तबाही का एक ट्रेलर है। यह दिखाता है कि जब कोई शहर सिर्फ पैसे वालों के लिए बनता है और वहां के मूल निवासियों को कीड़े मकोड़ों की तरह छोड़ दिया जाता है, तो अंत क्या होता है। यही बर्बादी आज अमेरिका और यूरोप के शहरों की नींव को भी चुपके से खोखला कर रही है। अगला खाली होने वाला शहर खाड़ी का नहीं बल्कि हमारे और आपके अपने देश का हो सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमें इस कड़वे सच को अब भी नजरअंदाज करते रहना चाहिए या आवाज उठानी चाहिए? क्या अमेरिकी शहर उसी खोखलेपन की तरफ बढ़ रहे हैं जो आज दुबई में दिख रहा है, या अमेरिकी बाजार की बुनियादी ताकतें इस वैश्विक उथल-पुथल को झेल लेंगी? एक पत्रकार के तौर पर मैं आपसे यह चर्चा करना चाहता हूं। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए क्योंकि मैं हर प्रतिक्रिया पढ़ता हूं। मुख्यधारा का वित्तीय मीडिया इन सवालों से बचता है, लेकिन आप और मैं मिलकर इस कड़वे सच की तह तक जाएंगे। अगर इस खुलासे ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम केवल ऊपरी परत नहीं दिखाते बल्कि उस गहरे सच को बाहर लाते हैं जिसे नेता और कॉर्पोरेट घराने छिपाना चाहते हैं। इस उलझी हुई दुनिया में असल ताकत सिर्फ सच को समझने में है। खोजी नजर बनाए रखिए, सवाल उठाते रहिए। जल्दी मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ।